नमस्ते, आपके साथ मैं हूं जयप्रकाश शर्मा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम रणभूमि। रणभूमि का आज का शब्द है बेटी। यह शब्द हमने इसलिए चुना है कि आज रणभूमि में हम बात करेंगे बेटियों की सुरक्षा। कहते हैं कि जिस घर में बेटी नहीं होती है मानो ऐसा लगता है वहां खुशियां नहीं है। बेटियों को लेकर हरियाणा में सवाल बहुत उठते रहते हैं। इस राज्य के माथे पर एक बड़ा कलंक रहा है कि बेटियों की संख्या यहां बहुत कम रही, लेकिन बदलते वक्त के साथ समाज की सोच बदली और आज हरियाणा में बेटियों की संख्या लगातार बढ़ रही है। यह खुशी की बात है, लेकिन लगता है कि बेटियों की सुरक्षा घट भी रही है, जिसकी वजह से सरकार और सिस्टम पर सवाल उठ रहे हैं कि आखिर कब होंगी महफूज बेटियां। ऐसा ही हुआ पानीपत में रहने वाली एक महिला के साथ, जिसके चेहरे पर तेजाब फेंक दिया गया। उसकी एक आंख की रोशनी चली गई, लेकिन हैरानी की बात यह है कि 3 महीने गुजर जाने के बाद भी आरोपी पुलिस की गिरफ्त से दूर है। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? पहले रिपोर्ट देखिए, फिर इसी मुद्दे पर होगी रणभूमि। एसिड अटैक से पीड़ित महिला मांगे इंसाफ। तेजाब वाले दरिंदे अब तक फरार। बेटी पूछे कब होंगे गिरफ्तार। हरियाणा पुलिस क्यों है लाचार। कहां सो रही है हरियाणा सरकार। पानीपत की बेटी को न्याय कब। इस सीसीटीवी को देखिए। एक महिला यहां से गुजर रही है, तभी 2 बाइक सवार आते हैं और महिला के चेहरे पर एसिड फेंककर फरार हो जाते हैं। घटना पिछले साल 26 अक्टूबर की राजीव कॉलोनी की है। जब घटना हुई तो आनन फानन में बाइक सवार बदमाशों की गिरफ्तारी के लिए एसआईटी का गठन कर दिया गया। लेकिन हैरानी की बात है कि 3 महीने बीत जाने के बाद भी इस महिला को इंसाफ नहीं मिला। महिला ने घटना में अपनी एक आंख की रोशनी खो दी। एकदम मेरे सामने आए और मेरे ऊपर एसिड डालकर चले गए। टाइम शाम का टाइम था, यही कोई 6:30 बजे के करीब, तो जिसकी वजह से मेरा पूरा चेहरा जल चुका था और मेरी दाहिनी आंख भी खराब हो चुकी, जिससे मुझे दिखाई नहीं देता। हालांकि महिला की बाल कल्याण विभाग की ओर से मदद तो की जा रही है, लेकिन उसे इंसाफ नहीं मिल रहा। और इसमें ये है कि 1 लाख रुपए तक की राशि देने का विभाग द्वारा प्रावधान है। इसमें हमने हमारा एक एसिड अटैक विक्टिम का केस था पानीपत का, उसको बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ से उपायुक्त महोदय द्वारा 25,000 रुपए हमने अग्रिम राशि दे दी थी। हैरानी की बात तो यह है कि आरोपियों की तलाश के लिए एसआईटी का गठन किया गया था, लेकिन अभी तक वो हाथ पर हाथ धरे बैठी है। तो बाकी की राशि के लिए हमने उसका पूरा केस, साथ में उसकी मेडिकल रिपोर्ट्स, उसकी एफआईआर, साथ में पूरा हेड ऑफिस भेजा हुआ है। जल्दी राशि अभी पता करवाया है वहाँ भी, तो वो वहाँ से भी सैंक्शन हो चुके आने वाली। एसआईटी आपको पता ही है बनाई हुई थी, अभी भी वो एसआईटी काम कर रही है। वो बहुत सारे उसमें जितने भी क्लू आए हमारे पास सबको इन्वेस्टिगेट किया, थोरोली इन्वेस्टिगेट किया गया है और बड़े गहराई से और डीएसपी की निगरानी में इसमें किया गया है। हर मुद्दे की तरह महिलाओं की सुरक्षा पर सिर्फ और सिर्फ सियासत हो रही है। मैं समझता हूँ कि 3 महीने से अब तक कोई गिरफ्तारी ना होना इस तरह के अपराध की एक किस्म से सरकार फेलियर है और कहीं न कहीं पुलिस भी उनके सामने घुटने टेक चुकी है। हरियाणा में हाल ही में राहत की खबर आई थी कि राज्य में लड़कियों की संख्या इस साल बढ़ी है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि बेटियों की राज्य में सुरक्षा घटी है। उसकी बानगी पानीपत की इस महिला की कहानी बयां कर रही है। राकेश भयाना, सी मीडिया, पानीपत। तो बेटी शब्द आज रणभूमि का है और इसलिए हम बेटियों पर बात करें, महिलाओं की सुरक्षा की बात करेंगे, क्योंकि हरियाणा की बात करें तो यहां पर बड़ी चिंता यही होती है, सरकार कोई भी रही हो, कि यहां बेटियों की संख्या बहुत कम है। लेकिन यह खुशखबरी आई कुछ दिन पहले कि बेटियों की संख्या लगातार बढ़ रही है। इस साल बढ़ोतरी हुई, लेकिन आप सोचिए कि बेटियों की संख्या तो बढ़ रही है, लेकिन बेटियों की सुरक्षा ऐसा लग रहा है
कि घट रही है। इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ आपको बता दें 4 खास मेहमान हैं। अपने मेहमानों का मैं परिचय करा दूं। रमेश बामले हमारे साथ, प्रवक्ता कांग्रेस, रेणु भाटिया है प्रवक्ता बीजेपी, और पूनम है जो एसिड अटैक पीड़ित है, वो भी हमारे साथ है। पूनम, सबसे पहले आपसे चर्चा की शुरुआत करना चाहेंगे। 3 महीने का वक्त गुजर गया, आप लोगों ने पुलिस से बात की, पुलिस वाले अधिकारी ये लोग क्या कहते हैं, कब पकड़े जाएंगे वो कहते हैं कि वो कह रहे हैं कि अभी हम उनसे कोशिश कर रहे हैं, वो पकड़े नहीं गए हैं कि पूनम, अब हमारे दर्शकों को बताइए हुआ क्या था आज से 3 महीने पहले घटना, क्योंकि ये आपकी जिंदगी के लिए एक बड़ा नासूर है। और हालांकि हम बात तो नहीं करना चाहते, लेकिन एक बड़ा सवाल इसलिए उठ रहा है कि आपको 3 महीने गुजरने के बाद भी इंसाफ नहीं मिला। हुआ क्या था उस दिन? जी, मैं ड्यूटी पर गई थी, शाम का टाइम था, 6:30 बजे का। मैं ड्यूटी से घर आ रही थी, फिर 10-15 कदम की दूरी पर ही बाइक सवार 2 लड़के आए और एकदम से मेरे सामने बाइक रोकी और मेरे ऊपर एसिड डालकर फरार हो गए। जी, तो पूनम जी, उसके बाद अब आपको कोई सरकारी मदद कुछ मिल पाई है? हाँ जी, महिला थाने से रजनी मैडम जी हैं, उन्होंने 25,000 की शुरू में मदद दी थी जी। इसके बाद अब इस जगह तक कोर्ट गई थी तो 1 लाख की चेक मिला। लेकिन पता चला है कि आपको एक आंख से दिखाई नहीं देता, आपकी आंख की रोशनी चली गई है इस एसिड अटैक के अंदर। हाँ जी, मेरा पूरा चेहरा पूरी तरह से जल चुका और एक आंख से नहीं दिखा देता, लेकिन मेरी आंख पूरी तरह से जल चुके हैं। जो मेरा अब एंजल कह रहे हैं, मेरा इलाज चल रहा है पहले से। चलिए पूनम जी बनी रहिएगा, हम आपसे और भी सवाल करेंगे क्योंकि हमारे साथ और भी 2 खास मेहमान हैं। रेणु भाटिया जी, ये है हरियाणा और ये है आपकी सरकार। 3 महीने गुजर गए, अभी तक नहीं पता कौन थे वो बदमाश, सीसीटीवी भी है। जयप्रकाश, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। ये है हरियाणा, जहां पर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ हम कहते हैं, परंतु वो दरिंदे जिनको हम इतनी सीख देना चाहते हैं वो आज भी इसी तरह के काम करते हैं। और मुझे पूनम की बात सुनकर बहुत अफसोस हुआ। मैंने पहले भी मैम अफसोस मत जताइए, अफसोस तो ये 3 महीने से जता रहे हैं आपके लोग, आपके नेता, आपकी सरकार है। आप इंसाफ की बात करें ना, इंसाफ कब मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। अफसोस तो हम भी जता लेंगे, इंसाफ तो आप लोगों के हाथ में है ना। आरोपियों को कब गिरफ्तार करेंगी ये आपके हाथ में, आपकी सरकारों के हाथ में, आपकी पुलिस के हाथ में। बिल्कुल आपकी बात सही है जयप्रकाश जी, पुलिस पूरी कार्रवाई कर रही है। पुलिस ने आज मेरी अभी एसपी पानीपत से बात हुई और जो वीरेंद्र जो इस केस को डील कर रहे हैं उनसे भी पूरी मैंने जानकारी लेने के लिए बात की कि हम कहां तक पहुंचे हैं, वो दरिंदे आखिर गिरफ्तार क्यों नहीं हो रहे। और कमीशन के नाते भी मैंने उनको 9th और 10th को विजिट करने के लिए भी बात की है। और पूनम जी को मैं आश्वासन देती हूँ, पूनम अगर आप मेरी आवाज सुन रही हैं तो मैं आपको आश्वासन देती हूँ बहुत जल्द वो दरिंदे हम पकड़ेंगे और उनको सलाखों के पीछे भेजेंगे, कड़ी से कड़ी सजा उन्हें मिले, ये हम उनके लिए पूरा प्रयास करेंगे। और पुलिस से अभी मेरी बात हुई तो यूपी तक पुलिस ने छानबीन के लिए अपनी टीम लगाई हुई है और मैं उम्मीद करती हूँ कि आईजी भारती अरोड़ा इस केस को खुद भी देख रही हैं, जिन्होंने 1 लाख का इनाम भी रखा है इन मुजरिमों के लिए, तो वो बहुत जल्द इसका प्रयास और अधिक करेंगे। अभी भारती जी से मेरी बात हो नहीं पाई, उनका फोन बिजी आ रहा था, लेकिन मैं उनसे स्वयं मिलकर जयप्रकाश जी आपको मैं चैनल पर बता रही हूँ कि मैं उनसे मिलकर इस केस को दोबारा से एक नए सिरे से हैंडल करने की कोशिश ठीक है मैम, बहुत शुक्रिया। आप इसका संज्ञान ले रही है क्योंकि आप महिला आयोग की सदस्य भी है और आपकी जिम्मेदारी भी बनती है इस काम के लिए और आप करती भी हैं, इसमें हम आपकी तारीफ करेंगे। लेकिन रेणु भाटिया, आपको नहीं लग रहा है कि हमने आप डिबेट बुला ली तो आप जाग रहे हैं? क्यों जाग रहे हैं? नहीं, ऐसा नहीं है जयप्रकाश जी। डिबेट तो आपने एक रूटीन में डिबेट्स होती हैं, उस वजह से आप बुलाई है। और क्योंकि महिला का मुद्दा है, ये रूटीन में इसकी जानकारी लेते आ रहे हैं हम। अभी मैंने इसीलिए वीरेंद्र जी से बात की और यही पूछा कि जो हमने यूपी टीम भेजी है उनका क्या जवाब आया, क्योंकि पूनम आइडेंटिफाई नहीं कर पाई कि वो कौन थे या कुछ क्लू नहीं दे पाई कि किसके साथ उसकी
कोई इस तरह की घटना घटी हो या कोई बात हो या झगड़ा हुआ हो, ये पूनम आइडेंटिफाई नहीं कर पाई। क्योंकि अक्सर क्या होता है कि इस तरह के जब भी केसेस हुए, जितने भी आप केसेस पुराने इस तरह के देखेंगे तो बहुत नेयर्स एंड डेयर्स भी शामिल हुए हैं ऐसे केसेस में। ठीक है, मैं एक रिएक्शन बामल साहब का ले लेता हूँ। रमेश बामल जी, बड़े दुखदाई घटना है, 3 महीने गुजर गए, 3 महीने गुजरने के बाद भी पुलिस के हाथ खाली है, एसआईटी बना दी गई। बड़ी बात है कि एसआईटी भी अब तक नाकाम रही है। कैसे हम सरकार का फेलियर देखें? आपको लगता है कि सरकार गंभीर नहीं है? वैसे कांग्रेस को तो लगेगा यही। जयप्रकाश जी, सबसे पहले तो मैं एक आपके चैनल के माध्यम से एक सरकार से निवेदन करूंगा कि 1 लाख रुपए सहायता कुछ भी नहीं होती। 25,000 रुपये आज सरवाइव करने के लिए एक आदमी का कम से कम 15 से 20,000 रुपये खर्चा हो जाता है। तो जिसकी आंख चली गई है, चेहरा विकृत हो गया है, तो ऐसे में इस तरह के विक्टिम हैं जो सरकार को उसकी एक मंथली जो मेंटेनेंस है उसका फिक्स करना चाहिए ताकि वो सरवाइव कर ले। क्योंकि आंख ही चली गई तो कैसे सरवाइव करेगा, पहली बात। तो एक तो मेरी ये रिक्वेस्ट है कि इस मुद्दे को उठाया जाए और उसकी फाइनेंशियल हेल्प है जो वो प्रॉपर की जाए, या उसको कोई ऐसा काम दिया जाए कि जिससे वो बैठ के काम कर सके और अपनी आजीविका कमा सके, पहली बात। दूसरा, जयप्रकाश जी, एसआईटी बनाना तो एक लिपा पोती वाला काम रहा सरकार का शुरू से ही, और खासकर औरतों पर मामले इतने ज्यादा बढ़े हैं कि इस सरकार में कि कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं है। आज 3 महीने के बाद आपने ये मुद्दा उठाया तो आज रेणु जी ने भी कह दिया कि जी हम देख रहे हैं, और मैंने आज रेणु जी कह रही हैं कि हमने एसपी है उनसे भी ट्राई किया है कांटेक्ट करने का, आज आईओ से हमने बात करी है। तो आज क्यों करी आपने? आप 3 महीने से क्या कर रहे हो? तो जिस तरह के जितना ये मामला जितना भी डिले होता है, जितना भी लेट होता है इस तरह के मामले में, तो साक्ष्य हैं जो वो अल्टीमेटली खत्म हो जाते हैं। तो इस तरह की सिचुएशन नहीं होनी चाहिए। और आजकल तो हर गली में, हर चौराहे में, हर परिवार के सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, तो अपराधी भाग नहीं सकता वहां से। यदि पुलिस अपनी तत्परता से यदि इसकी इन्वेस्टिगेशन करे तो बहुत अच्छे तरीके से मुलजिम को इतने दिन की छूट मिलनी ही नहीं चाहिए थी इसमें, क्योंकि वो पैदल तो थे नहीं, स्कूटर पे थे, तो हर चीज आइडेंटिफाई हो सकती है। तो मेरे को पुलिस को ये बताने की जरूरत नहीं है कि इसकी इन्वेस्टिगेशन कैसे करनी है, लेकिन वो किसी भी परिवार में जाके, किसी के घरों में जाके जहां सीसीटीवी कैमरे थे, जहां मौके पे वारदात हुई है, जिस गली से निकले हैं, तो हर आदमी इस तरह के मुलजिम को पकड़वाने के लिए, हेल्प करने के लिए तैयार है। तो ये सरकार फेलियर है, कानून व्यवस्था नहीं, उस पर तो बामल जी, रमेश बामल जी, ठीक है, आप इस पर सवाल उठाइए और इसी पर हम आज डिबेट भी कर रहे हैं। लेकिन एक बड़ा सवाल है ना, जो हरियाणा में लड़कियों की संख्या घट रही थी वो बढ़ गई, इस पे तो तारीफ कर देंगे ना इस सरकार की। क्या आपके राज्य में तो था नहीं? भारतीय जनता पार्टी आपके टाइम में तो कलंक था, हरियाणा पे ये बड़ा कलंक था। नहीं जयप्रकाश जी, किस चीज का कलंक था? कौन कहता था कि हरियाणा में कलंक है? क्या बात कर रहे हो भाई साहब आप? नहीं, बेटियों की संख्या को लेकर हरियाणा हमेशा सवालों के घेरे में रहा है। रमेश बामल जी, हरियाणा पर ये सवाल उठते रहे कि लोग जागरूक नहीं है, हमारी यहाँ बेटियों की संख्या कम रही है, अब थोड़ी सी स्थिति सुधरी है। वो तो अरे जयप्रकाश जी, वो तो आज भी है। जो भूरण अपराध हैं वो आज नहीं है क्या? वो आज भी है, चोरी छुपे आज भी करते हैं। तो क्या सरकार उन लोगों को शह देती है कि आप इस तरह के काम करें? क्या कांग्रेस पार्टी ने इस तरह की शह दी थी कि आप लड़कियों को मार दो भूरण में? क्या बात कर रहे हो जयप्रकाश जी? भारतीय जनता पार्टी ऐसा कौन सा कानून लेके आई है कि जिस ऐसा कौन सा काम किया इन्होंने देश के लिए कि जिससे लड़कियों की संख्या बढ़ी? क्या बात करते हो जयप्रकाश जी? ठीक है रेणु भाटिया जी, फेलियर है ये घटनाएं। देखिए, आप फरीदाबाद से आती है, आपके शहर में ये घटना घटी, उसी के कुछ दिन बाद ये पानीपत की घटना आई थी। आपको भी पता होगा कि अग्रवाल कॉलेज की छात्रा के साथ हुआ। यहां दिन दहाड़े लड़कियों को उठा लिया जाता है, यहां शाम में लड़कियों के चेहरे पर एसिड फेंक दिया जाता है। तो आप तो फेल है ना, आप कहिए कि आपका लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरह फेल, कबूल करिए। देखिए जयप्रकाश जी, आप अगर इस बात को कहें कि सरकार फेल, लॉ एंड ऑर्डर फेल, तो मैं समझती हूँ कि इस तरह के उन लोगों की मेंटालिटी फेल है जिनको इस सरकार ने प्रयास किया है कि उनको हम कुछ सुझाव दें, समझाएं, कन्विंस करें, काउंसिल करें
कि बेटियों का सम्मान करने की बात सोचें। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान केवल एक अभियान नहीं है, ये एक सीख थी और इसको सीख की तरह अडॉप्ट करना चाहिए। ये भी हमने प्रयास किया और उन्हीं पुरुषों के साथ किया, उन्हीं बेटों के साथ किया। एक जुमला रह गया रेणु जी, जुमला रह गया ये, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ एक जुमला रह गया। अपराध इतने ज्यादा बढ़े हैं आपके टाइम में महिलाओं के बात का मजबून है वो खत्म हो जाएगा। मेरी बात पूरी होने दीजिए रमेश जी। आपने अपनी बात को रखा, मैं मानती हूँ आप विपक्ष के प्रवक्ता हैं तो आप बात को जरूर काटेंगे भी और मेरे ख्याल है मैंने आपसे बड़ा सरल सवाल पूछा कि क्या कांग्रेस सरकार में इस तरह से हुआ तो आप जवाब नहीं दे पाए, आपने बात रेणु जी मैंने बड़ी स्पष्टता से अपना वक्तव्य रखा है, इसमें मैंने कोई विपक्ष वाली बात करी नहीं। जन्म हो बेटियों को कोख में ना मारा जाए, इसी सरकार ने सख्ती की। आप ये देखिए जितने भी इस तरह के अबॉर्शन सेंटर्स थे उनके ऊपर कड़ी कार्रवाई हुई, जगह जगह छापे हुए, झोला छाप डॉक्टरों के ऊपर कार्रवाई हुई, उनको बंद कराया गया, तभी आज बेटियों की संख्या बढ़ी है। लेकिन हमारा दायित्व बनता है, मैं इस बात को कबूल करती हूँ इस सरकार में होते हुए कि हमारा दायित्व बनता है, उसमें सिर्फ रेणु भाटिया नहीं, उसमें जयप्रकाश भी हमारे भाई मौजूद हैं, उसमें आप रमेश भाई भी मौजूद हैं, कि हम सबका दायित्व बनता है कि जिन बेटियों को हमने बचाया है उन बेटियों को हम उन दरिंदे राक्षसों से, उन बेटों से भी बचाएं, उनको भी उस तरह की शिक्षा दें, उनको शय ना दें, उनको उस तरह की नॉलेज ना दे कि वो बेटियों के ऊपर अत्याचार करे। तो ये मेरा केवल सरकार का या मेरा दायित्व नहीं है, इसमें आप भी पूरी तरह से शामिल हैं और आपको होना चाहिए। नहीं रेणु जी वो ठीक है, एक जिम्मेदारी होती है, लेकिन सरकार आप लोग चला रहे ना। जब आपकी सरकार पर ये आरोप लगेंगे कि आपके राज्य में दिन दहाड़े लड़कियों की हत्या हो जाती है, उनको उठा लिया जाता है, बिल्कुल है ना, एसिड अटैक हो जाते हैं, तरह का कोई क्राइम होता है। रेणु जी क्या सरकार की जवाबदेही नहीं बनती? 3 महीने तक सरकार ने सोई रही सरकार। मैं तो रेणु जी सिर्फ एक सवाल पूछता हूँ आपसे कि सरकार 3 महीने तक सोई रही और आज 3 महीने के बाद आप कहते हो कि जी मैं अभी उसकी स्टेटस रिपोर्ट लेती हूँ। मैं तो सिर्फ ये कहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी अपनी फेलियर की जिम्मेवारी लेती है कि नहीं लेती है, क्योंकि आज 3 महीने तक इन्वेस्टिगेशन वही की वही है। सिर्फ आप ये जवाब दे दें कि आपकी जवाबदेही बनती है आपके राज्य में, आपकी सरकार में। ठीक है रेणु जी रुकिए, बामल जी 1 मिनट रुकिए, मुझे पूनम से एक सवाल लेना है। पूनम एक बड़ा, क्योंकि आपके साथ जो घटना हुई वाकई में एसिड अटैक, मतलब सुनकर भी डर लगता है सच में कि एक एसिड अटैक कर दिया जाता है। पता चला है कि आपके पति की भी नौकरी नहीं है, आपको कुछ मदद दी गई है, अब घर की गुजर बसर कैसे चल रही है? क्योंकि आप तो खुद नौकरी करती थी, अब नौकरी भी छूट गई होगी या नौकरी अभी कर रही हैं आप? आप पूनम जी हम आपका दर्द समझते हैं, क्योंकि देखिए आप रोइए मत, क्योंकि जानते हैं कि आपकी मुश्किल की ये घड़ी है, लेकिन हम आपसे वादा कर रहे हैं कि आपकी आवाज़ हम उठाते रहेंगे। जी पंजाब हरियाणा हिमाचल आपकी आवाज़ उठाएगा और इसीलिए हमने आज आपके ही लिए ये एक कार्यक्रम रखा है और नेताओं से हम जवाबदेही ले रहे हैं। लेकिन हम चाहते हैं कि लाखों लोग आपके इस दर्द को समझे, सरकार समझे कि देखिए एक एसिड अटैक महिला कैसे अपना जीवन गुजार रही है। पूनम जी बताइए आप हिम्मत से। हम दोनों बेरोजगार बैठे देखते हैं, पर ऐसे डाला गया। मेरे हस्बैंड मेरे देखभाल में लगे हुए हैं, दवाई की गोली सब यही करते हैं, खाना पीना यही देखभाल यही कर रहे हैं सर। बच्चे मेरे छोटे हैं। अब और मेरा इलाज चल रहा है जिसमें तो इलाज में पूनम जी कुछ सरकारी मदद दी जा रही है आपको? जी वरुण डॉक्टर सराना उनके हॉस्पिटल में मेरा इलाज चल रहा है। चलिए एक बड़ा सवाल है पूनम जी, आप हिम्मत मत हारिए, क्योंकि आपके साथ जो हुआ वाकई में हमें भी भावुक करता है। रेणु जी सच में दिल दुखता है, बहुत दिल दुखता है। आप तो एक महिला हैं, मैं एक पुरुष हूँ। कहते हैं पुरुष तो बहुत कठोर होता है, लेकिन सच में जब ऐसे देखते हैं तो बहुत बुरा लगता है। आपकी बात बिल्कुल ठीक है जयप्रकाश, दिल
बहला देने वाली घटनाएं होती हैं। ये जहां पर भी देश में हो, किसी भी महिला के साथ हो, किसी भी वर्ग की महिला हो, कैसा भी कार्य करती हो, परंतु इस तरह की घटनाओं से दिल दुखता है। और पूनम जी, मैं अगर मुझे लेकिन आपकी सरकार का दिल क्यों नहीं दुख रहा है? अब तक बदमाश नहीं है, वो चाहती है उन्हें इंसाफ मिले, आरोपी पकड़े जाएं। जयप्रकाश जी, क्या पूनम मुझे सुन पा रही हैं? हाँ, पूनम सुन पा रहे हैं। पूनम सुनिए, आप ये बीजेपी की नेता है, महिला आयोग की सदस्य भी हैं। पूनम जी। हाँ जी। जी पूनम, मैं आपको आश्वासन देती हूँ, मैं बहुत जल्द आपसे स्वयं मिलने आऊंगी। विद इन 4-5 डेज में आपको मिलने आऊंगी, और मैं आपको ये आश्वासन देती हूँ, आपको जो सहायता चाहिए होगी मैं पूरा प्रयास करूंगी कि वहाँ के अधिकारियों से, वहाँ के नेताओं से आपको पूरा सहयोग मिले, ताकि जब तक आपका केस सॉल्व नहीं हुआ, आपको जो भी आर्थिक सहायता की आवश्यकता है उसका हम प्रयास करेंगे। और आप दिल छोटा ना करिए, मैं भी एक महिला हूँ, मैं आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी हूँ। मैं आपको आज जयप्रकाश जी के सामने इस बात का आश्वासन देती हूँ कि मैं आपको पूरा इस केस के एंड तक मदद करने का प्रयास करूंगी। मैं आईजी भारती अरोड़ा जी से भी आपके चैनल के माध्यम से निवेदन कर रही हूँ कि जो उन्होंने इनाम रखकर और इन मुजरिमों को पकड़ने की बात की है, उसमें थोड़ी सी तेजी लाएं, ताकि पूनम को हम न्याय दिला सके और ऐसे मुजरिमों को सलाखों के पीछे भेज सके जो इस तरह से बेटियों का जो है अपमान करते हैं, उन्हें दुख देते हैं और उनको इस तरह से कमजोर करने का प्रयास करते हैं। लेकिन पूनम, हमें कमजोर नहीं होना है। पूनम, हमें स्ट्रांग रहना है, हमें अपना काम आगे खुद निभाना है, अपना फर्ज निभाना है, इतना स्ट्रांग हमें रहना है। पूनम, ये वादा कीजिए आप अपने आप से। हम बामल जी, मैं एक छोटा सा रिएक्शन लूंगा। ठीक है, सरकार तो कह रही है, कुछ कांग्रेस भी करेगी, क्योंकि ये इनको तो जगाना आप लोगों को ही पड़ेगा ना, विपक्ष की भी थोड़ी जिम्मेदारी रहेगी। किस तरह की जयप्रकाश जी? हाँ, कांग्रेस तो इनको जगाने के लिए आपको आवाज उठानी पड़ेगी। विपक्ष का काम है, सरकार सोई हुई है तो उसे जगाइए। बिल्कुल। मैं जयप्रकाश जी आपसे निवेदन करता हूं कि पूनम जी कल मुझे अपना अकाउंट नंबर दें। 1 मिनट जयप्रकाश जी, आप जयप्रकाश जी सुन रहा हूं, मैं सुन रहा हूं। पूनम जी मुझे अपना अकाउंट दें। मेरी तरफ से 11,000 रुपए की मैं इनको कल हेल्प कर दूंगा, इनके अकाउंट में ट्रांसफर कर दूंगा। चलिए सर, और शुक्रिया। एक प्रवक्ता के तौर पर मैं आपकी तारीफ करूंगा। बामल जी, आपने इतना कह दिया। पूनम जी, आपकी मदद के लिए सब खड़े हुए हैं, हम खड़े हुए हैं, आप हिम्मत मत हारिए। देखिए, कांग्रेस के प्रवक्ता, उन्होंने फौरन आपकी मदद के लिए कहा। रेणु भाटिया जी ने भी कहा। चलिए, रेणु भाटिया जी देर से जाग रही है जी। तो आरोपी जल्द से जल्द पकड़े जाए, उनपे सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। रेणु जी, आप ये भरोसा दिलाइए इनको, वो चाहते हैं कि आरोपी पकड़े जाए। इनका क्या कसूर था, ये तो जानती तक नहीं थी। जी, नंबर ये हमारा फर्ज बनता है और मैं इसे अपने फर्ज के तौर पर इस जो है कार्य को करना चाहूंगी, ताकि इस तरह के आरोपी पकड़े जाएं। चलिए मैम, हम आपसे उम्मीद करते हैं। और बामा जी, बहुत बहुत शुक्रिया। रेणु जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और पूनम, हम आपके साथ हैं और आपकी इस लड़ाई को हम अंजाम तक पहुंचाएंगे। लेकिन जो आपके साथ हुआ वो शायद दिन तो हम नहीं लौटा पाएंगे, लेकिन इस दुख की घड़ी में आप आपके बहुत साथ खड़े हुए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का हमसे बातचीत करने के लिए। लेकिन आज रणभूमि का ये कार्यक्रम हमारे लिए थोड़ा सफल हुआ कि हम जो पूनम की लड़ाई है उसे नेताओं के कानों तक पहुंचाने में कामयाब हुए। रणभूमि में आज के लिए बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे एक नए मुद्दे के साथ। नमस्ते।